एवरीवन डियर ऑल, क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर, मैं फिर से सभी विद्यार्थियों का सहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, अश्रु का मतलब होता है आंसू। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो ओके डियर ऑल, जैसे कि हम लोग व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं और व्याकरण में मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें स्वर के बारे में, यानी स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। आज हम वर्ण का दूसरा भेद, जिसे अयोगवाह के नाम से जानते हैं, और अयोगवाह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अयोगवाह से संबंधित किन किन बिंदुओं पर चर्चा करना है, किन किन बिंदुओं को पढ़ना है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि वर्ण या वर्णमाला मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर हम एक तीसरे की बात करें तो एक तीसरा भी होता है और वो होता है अयोगवाह। तो अयोगवाह, जैसे कि हम शब्द लिख रहे हैं अयोग, ठीक है ना, योग, अगर इन दोनों को अगर हम अलग कर रहे हैं, अ प्लस योग कर रहे हैं, अ प्लस योग कर रहे हैं, तो अ का अर्थ अलग हो जाएगा, योग का अर्थ अलग होता है। योग का अर्थ होता है मेल, मेल करना, यानी जोड़ना, है ना, जोड़ जो होता है। और अ जहाँ लग गया मतलब नहीं का उच्चारण होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं ना, सफल। सफल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में सफलता प्राप्ति करना। लेकिन अगर हम इसके आगे अ जोड़ दिए, असफल, तो इसका अर्थ बदल जा रहा है। असफल का मतलब फेल हो जाना, है ना, वहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं मिलती है, वहाँ असफल के शब्द का प्रयोग होता है। और सफल का मतलब कि जहाँ सफलता मिलती है। तो इसी तरह योग के आगे अ जुड़ गया तो जिसमें मेल न हो, है ना, उसको अयोगवाह कहते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह होता क्या है। लेकिन इससे पहले, जानने से पहले, अयोगवाह चैप्टर से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रकार होगा, अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों मूल बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे अयोगवाह से संबंधित चैप्टर में, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि अयोगवाह होता क्या है, अर्थात अयोगवाह किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अयोग को अलग कर कर के अभी बताया मैंने कि अ का मतलब नहीं और योग का मतलब मेल या जोड़। तो इस तरह हमारे सामने जो पहला डेफिनेशन निकल कर आ रहा है कि ऐसा वर्ण, है ना, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में न तो स्वर की सहायता लिया जाए और न ही व्यंजन की सहायता लिया जाए, है ना। व्यंजन जो क से लेकर ज्ञ के बीच में जो आते हैं, कॉन्सोनेंट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बीच में क ख ग घ ङ ङ च ज जो भी आता है ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, ठीक है। और स्वर जो अ से लेके
मैंने आप लोग को औ तक बताया था और इसकी संख्या में पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ कि 11 होता है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में न तो स्वर की हेल्प लिया जाए यानी सहायता ली जाए और न ही व्यंजन की सहायता ली जाए, वो क्या कहलाएगा? अयोग वाह कहलाएगा। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अयोग वाह की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं। मैं बोर्ड पे आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग इसकी परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा। तो लिख सकते हैं परिभाषा में इसको लिख सकते हैं कि जो वर्ण न तो स्वर हैं और न व्यंजन, कह सकते हैं जो वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ठीक है ना। मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप लोग को इसका परिभाषा लिखा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने भाषा के रूप में अलग अलग तरीके से परिभाषा इसका दिया है। लेकिन मैं सबसे जो इजी कहते हैं, जो सबसे सरल माध्यम माना जाता है, उसी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। जो वर्ण न तो स्वर है ना, और न ही क्या है, व्यंजन है, वह क्या कहलाएगा? वह अयोग वाह कहलाएगा। ओके डियर ऑल, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अयोग वाह कहलाता है। ठीक है, आप लोग अपने से भी इसका परिभाषा बना सकते हैं, या अलग अलग जो बुक है उसमें अलग अलग तरीके से भी परिभाषा देता है। लेकिन अगर हम सही माध्यम में समझने का प्रयास करें तो इससे बेटर तरीका और नहीं हो सकता है। यानी जो वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अर्थात ऐसा वर्ण जिसको न तो स्वर की ज़रूरत पड़ता है और न ही व्यंजन की ज़रूरत पड़ता है, वो क्या कहलाएंगे? अयोग वाह कहलाएंगे। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, और वो वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम बचपन में पढ़े हैं, क्लास 1, 2, 3 के बुक में पढ़े होंगे आप लोग कि हिंदी में वर्णों जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 मानी जाती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लास में आते हैं वैसे वैसे स्वरों को भी डिवाइड किया जाता है ना। तो जो हम लोग 13 पढ़े हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, री, ए, ओ, औ, और अंग और अ। ये बचपन में हम लोग कितने पढ़े हैं? टोटल 13 पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आपसे हिंदी में अगर पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 11 ही याद करना है और 11 ही लिखना है। ये मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि 13 होता है ना। लेकिन ये जो अंत में अंग और अ होता है, इन दोनों को किस में रखा गया है? अयोग वाह में रखा गया है, अर्थात इन्हें अयोग वाह मान लिया गया है। इन दोनों के अलावा एक और होता है जो आप लोग कभी कभी ऐसा भी देखते हैं। तो इस तरह तीनों ये क्या हैं? अयोग वाह कहलाएंगे। ठीक है डियर ऑल, तो आइए इसको भी एक क्रम से समझते हैं। देखिए, अब अयोग वाह कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका अंग, है ना, और एक हो गया आपका ये वाला, और एक हो गया अ। इन तीनों को हम लोग क्या मानते हैं? अयोग वाह मानते हैं। तो जब इन तीनों को अगर हम अयोग वाह मानते हैं तो इन तीनों के अलग अलग नाम भी होना चाहिए, है ना। इन तीनों को अलग अलग नाम भी होना चाहिए, और वो तीनों के नाम क्या क्या हैं आइए देखते हैं। तो अयोग वाह को, ये तो रहा हमारा फर्स्ट बिंदु, अयोग वाह से संबंधित जो हमारा पहला बिंदु था कि अयोग वाह किसे कहते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गया, है ना। अगर अब हम दूसरा बिंदु पर बात करें तो अयोग वाह के कितने भेद होते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अयोग वाह के कितने भेद होते हैं? भेद मतलब प्रकार। अयोग वाह के
कितने भेद होते हैं? भेद है, ठीक है ना। तो अयोग वाह के 3 भेद हैं। कितने? 3 माना गया है। अयोग वाह के 3 भेद हैं। ओके डियर ऑल, 3 हैं। कौन कौन से, आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है अनुस्वार। पहला जो होता है अनुस्वार। दूसरा जो होता है अनुनासिक। अनुनासिक। और तीसरा जो होगा वो होता है विसर्ग। तो अनुस्वार का जो सिंबल होता है ये वाला होगा, है ना, जिसको हम अंग मानते हैं, अंग। अनुनासिक का जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, जिसे हम अंगा बोलते हैं ना। जैसे उसका ऐसे प्रयोग करते हैं। जो विसर्ग का चिन्ह होता है ऐसे होता है, ठीक है डियर ऑल। तो इस तरह इन तीनों का नाम भी मैंने आप लोग को बता दिया कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो अंग को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अंग को हम क्या बोलते हैं, जैसे अंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, और अह को हम विसर्ग बोलेंगे। ओके, अह को विसर्ग बोलेंगे। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग ये जानेंगे कि अनुस्वार अगर है, अगर हम इसे अनुस्वार के रूप में जानते हैं तो अनुस्वार होता क्या है। दूसरा अनुनासिक, अगर इसको हम बोलते हैं तो अनुनासिक होता क्या है, कौन कौन से शब्द अनुनासिक में आते हैं। और तीसरा जो है विसर्ग, अगर विसर्ग का सिंबल ऐसा है तो इसका चिन्ह, इसमें कौन से शब्द या कौन से वर्ण अंतर्गत आएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पूरा व्याकरण इसी वर्णमाला पर आधारित है। जो वर्णमाला समझ गया तो समझिए आधा आप लोग का हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो गया, क्योंकि पूरा व्याकरण इन्हीं वर्णमाला पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं और पहला जो हमारा सामने आ रहा है उसे अनुस्वार, यानी अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार होता क्या है, ठीक है ना। अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुस्वार होता क्या है। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं। आइए उनको भी हम लोग जान लेते हैं। अनुस्वार, अगर अनुस्वार में जो शब्द हैं, अनु को अगर हम अलग कर दें, अनु प्लस स्वार, तो अनु का अर्थ जो होता है पीछे पीछे चलने वाला। अनु का अर्थ होगा पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला। और स्वर का अर्थ होगा स्वर, यानी किसके पीछे चलने वाला, स्वर के पीछे चलने वाला। ओके डियर ऑल, तो आइए इसका परिभाषा विस्तृत से जानते हैं कि आखिर अनुस्वार है तो क्या है, किसे कहते हैं। तो अनुस्वार जिसका उच्चारण अगर हम करते हैं या जिसका उच्चारण करते समय नाक की वायु निकलती है, नाक का मतलब जिनके उच्चारण में हमारे नाक का ज़्यादा वायु निकलता है और मुंह का कम निकलता है, वो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। ओके डियर ऑल, आइए इसका परिभाषा भी देखते हैं। लिख सकते हैं कि जिसका इसका उच्चारण करते समय नाक से वायु निकलती है, नाक से वायु निकलती है। वायु का मतलब होता है हवा, यानी जहाँ पे नाक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, नाक का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे अनुस्वार होगा। वायु, नाक से वायु यानी हवा निकलती है और मुंह से कम तो
उसे अनुस्वार कहते हैं। आइए फिर से मैं इसको समझा देता हूँ आप लोग को। अनुस्वार कहते हैं, देखिए जिसका उच्चारण, जिन वर्ण का अगर हम उच्चारण करते हैं तो नाक का ज़्यादा प्रयोग हो, नाक से निकली हुई हवा का ज़्यादा प्रयोग हो, और मुख से निकला हुआ जो ध्वनि है, जो वर्ण उच्चारण है, वो हवा है जो वो कम प्रयोग करे, वो क्या होगा, अनुस्वार कहलाएगा। और वही मैंने लिखा है, जिसका इसका उच्चारण करते समय नाक से वायु निकलती है और मुंह से कम, तो वो अनुस्वार कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया। इससे संबंधित एक पॉइंट और है, इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो चिन्ह लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, मैंने अभी बताया था, जैसे अंग होता है ना, इसका जो चिन्ह होगा किसका, अनुस्वार का, अनुस्वार का जो चिन्ह होगा ऐसा होता है। ठीक है ना, इसका चिन्ह होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से और इजी हो जाएगा। जैसे हम कई बार अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं, ऐसे शब्द जरूर आते हैं, जैसे हंस लिखते हैं, है ना, तो हंस के ऊपर जो ये बिंदी लगता है ना, तो ये अनुस्वार बिंदी है, जैसे जो अभी मैं बता रहा हूँ। और ले लीजिए, अंश ले लीजिए, अंश में भी ये बिंदी लगता है, यानी अनुस्वार लगता है। कंस ले लीजिए, कंस में भी ये बिंदी लगेगा, है ना। इसी तरह आप लोग चंचल ले लीजिए, यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर ऐसा बिंदी आप लोग को दिखे, तो ये किसका सिंबल है, ये वाला जो बिंदी वाला सिंबल दिख रहा है ना, ये किसका सिंबल है, अनुस्वार का। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएंगे, अनुस्वार के। ओके डियर ऑल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुस्वार से संबंधित सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है प्रकार इसका, वो होता है आपका अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है, इसका भी परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, इसके शब्दों में ही छुपा हुआ है। कैसे, देखिए, अनुनासिक, नासिक, अगर हम दोनों को अलग करें तो अनु का अर्थ मैंने अभी बताया, जो पीछे पीछे चलने वाला हो, है ना, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, और दूसरे जो शब्द का अर्थ होगा नासिक, मतलब नाक। ठीक है, नासिक। अगर अब हम इसकी परिभाषा को समझेंगे तो लिख सकते हैं व्याकरण के आधार पे कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में नाक और मुंह, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा चेंज हो रहा है। अनुनासिक में कौन क्या बनेगा, जिस वर्ण के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, अर्थात दोनों से निकली हुई वायु का प्रयोग होता है, जो हवा निकलती है ना, दोनों का मिलन होता है वहाँ पे, तो वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। ओके डियर ऑल, तो आइए इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। लिख सकते हैं कि इसका उच्चारण, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, अर्थात दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों से होता है। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इससे पहले मैंने अनुस्वार के बारे में बताया, अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए परिभाषा है। अनुस्वार में मैंने बताया कि जिसमें नाक का प्रयोग ज़्यादा होता है, अर्थात नाक से जो हवा निकलती है, और मुंह का कम निकलता है, वो हो गया अनुस्वार। जिसमें नाक और मुंह दोनों का वायु जो मिलन होता है, दोनों जो निकलता है, वहाँ होता है अनुनासिक, जो मैंने अभी आप लोग को परिभाषा बताया है ना। अब इसका जो चिन्ह होता है, अनुनासिक का जो चिन्ह होता है क्या होता है, ये भी जान लीजिए। मैं सारी चीज़ें आप लोग को बिल्कुल सरल से सरल माध्यम में बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, फिर भी आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। अब देखिए, अनुनासिक का सिंबल चेंज हो जाएगा, है ना।
अनुनासिक का सिंबल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है, होता है। तो आइए उदाहरण भी देख लेते हैं। अगर ऐसा सिंबल होता है तो कौन कौन से शब्द होते हैं जिस पर ऐसा सिंबल का प्रयोग किया जाता है ना। तो उदाहरण के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, जैसे ले लीजिए चाँद, है ना, चाँद, आप लोग बोलिए चाँद। देखिए चाँद, जिसमें मुंह की भी हवा निकल रही है और नाक का भी प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग एकदम क्लियर ईमानदारी से बताइएगा। उसी तरह आप लोग हंसना बोलिए, हंसना, हंसना, है ना। तो नाक का भी प्रयोग हो रहा है और मुंह का भी प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। और ऊपर चंद्र बिंदी, ये देखिए चंद्र बिंदी लगा रहता है। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, अनुनासिक। और भी शब्द है जैसे दांत, बोलिए दांत। बहुत से शब्द ऐसे आते हैं जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा रहता है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अनुनासिक के अंतर्गत, है ना। अर्थात जिससे मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। ओके डियर ऑल, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों समझ में आ गया है। अब जो लास्ट इसका जो भेद बचा है अयोग वाक् का, वो होता है विसर्ग। तो विसर्ग क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और मैं अपने तरफ से बहुत ही सरल माध्यम से, सरल लैंग्वेज में समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछते रहिएगा। अब देखिए लास्ट जो है अयोग वाक् का प्रकार, वो होता है विसर्ग। तो अब हमारे जहन में, मानस पटल में ये पहला क्वेश्चन उठता है कि विसर्ग होता क्या है, विसर्ग किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि विसर्ग जो होता है, सबसे पहले विसर्ग का चिन्ह लगता है, जो सिंबल है ऐसा होता है। तो आप लोग देखे होंगे ऐसा सिंबल अधिकतर कहाँ दिखाई देता है, आप लोग कहाँ देखे होंगे। तो ऐसा जो सिंबल होता है संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा ऐसा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो proयोग है अक्सर संस्कृत के शब्दों में ही प्रयोग होता है। तो इसको लिख सकते हैं विसर्ग का प्रयोग या इसका प्रयोग संस्कृत में, संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, किया जाता है। आप लोग संस्कृत का बुक कभी देखिएगा या देखे होंगे तो उसमें अक्सर देखेंगे कि संस्कृत में शब्द कुछ लिखे रहते हैं, उसके लास्ट में ऐसा लिखा रहता है, किया जाता है, यह विसर्ग होता है। जो दूसरा मूल बिंदु इससे संबंधित आ रहा है कि जो इसका चिन्ह होता है कैसा होता है, विसर्ग का चिन्ह कैसा होगा, विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है ना, होता है। और इससे संबंधित एक और जो मूल बिंदु निकल के आ रहा है कि जो ये आप सिंबल देख रहे हैं विसर्ग का, इसको हम ह के रूप में भी प्रयोग करते हैं, है ना, याद रखिएगा। इसको हम ह के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कैसे, वो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोग को बताऊंगा। ह के रूप में भी प्रयोग होता है, रूप में भी प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब अगर ह के रूप में प्रयोग होता है तो कैसे होता है, आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो विसर्ग है ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे कुछ शब्द आते हैं, आप लोग देखे होंगे बुक में, जैसे प्रायः, हम लोग बोलते हैं ना प्रायः, तो प्रायः के बाद हलंत लगा, ये बिंदी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, इसी को तो हम लोग विसर्ग कहते हैं। या फिर प्रातः बोलते हैं ना, प्रातः मतलब सवेरा होता है, ये संस्कृत शब्द हो गए। संस्कृत में ऐसे शब्द लग रहे हैं। रामः बोलते हैं, रामः, है ना। तो रामः के बाद ये जो ये बिंदी लगा है ना, ये क्या है, विसर्ग है, यानी रामः। ह आ रहा है कि नहीं आ रहा था, इस तरह हमने कह सकते हैं कि ह के रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक।
ठीक है ना। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग क्या होता है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पे। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपना एक नोट्स बनाइए, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या जाना, अयोग वाक्य किसे कहते हैं, अयोग वाक्य की परिभाषा क्या होती है, अयोग वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, और किसके क्या क्या सिंबल होते हैं, है ना, चिन्ह, जिसको चिन्ह हम बोलते हैं, और कहाँ पे कौन से शब्द में कौन सा चिन्ह का प्रयोग यानी किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोग को क्लियर कर दिया। या फिर यूँ कह सकते हैं कि अयोग वाक्य से संबंधित जो चीज़ हमें जानना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। देखिए, हिंदी व्याकरण में अगर हम अलग से एक बात करें वर्ण की, है ना, जानकारी के लिए ये बात मैं बता दे रहा हूँ। ये अयोग वाक्य चैप्टर आज ख़त्म भी हो गया है। इसके अलावा एक जानकारी के लिए, आपको नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम रहता है, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ आपके बीच लाऊं आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आप लोग कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि किसी शब्द के ऊपर ये वाला र लगता है ना, ये वाला र लगता है कि नहीं लगता है। तो आखिर ये वाला र लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक, इसका भी तो कुछ नाम होगा, है ना। जैसे इसका एक अलग से नाम है, इसको हम लोग रेफ बोलते हैं, रेफ, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रेफ बोलेंगे। आप लोग देखते हैं ना कितने शब्दों के ऊपर ऐसे लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम लोग कर्म लिखते हैं, है ना, कर्म, या फिर धर्म, है ना, धर्म, है ना, या फिर दर्शन। ये सारे शब्दों के ऊपर क्या लग रहा है, दर्शन। आप लोग देख रहे हैं ऊपर वाला ये र लग रहा है ना, तो इस र का भी तो कुछ नाम होगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी हम लोग लिख दें और उसका नाम ना हो। तो याद रखिएगा, ये चीज़ मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बुक में आप लोग खोजेंगे तो ये चीज़, छोटी छोटी बातें आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। जो ऊपर ऐसा र दिखता है ना, जिस वर्ण के ऊपर ऐसा वर्ण र दिखे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेफ कहेंगे, रेफ, है ना, उसको हम लोग रेफ कहेंगे। तो ये भी याद रखिएगा जानकारी के लिए। देखिए, ये जो र लग रहा है ना, ये र का प्रयोग, उच्चारण कैसे होता है, जब किसी वर्ण के ऊपर अगर लगा रहता है तो उस वर्ण से पहले ये र का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम कर्म बोल रहे हैं, जैसे हमने कर्म बोला, तो क हम ऊपर किसके ऊपर है, म वर्ण के ऊपर र है, लेकिन प्रयोग पहले हो रहा है, म से पहले हो रहा है। तो जिन वर्णों के ऊपर अगर ऐसा वर्ण लगे, र लगे, और ओ र का प्रयोग उस वर्ण से पहले हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेफ कहेंगे। ओके डियर ऑल, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने वर्ण के शब्द या वर्ण के ऊपर ये र लगा रहेगा, इसको हम लोग रेफ कहेंगे। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी क्यूसी हिंदी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आज का टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझाऊँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई शब्द या कोई वर्ड या कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछा करिए, चाहे वो क्यूसी स्कूल के बच्चे हों या अदर स्कूल के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ओके डियर ऑल, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन पर बात करेंगे। ठीक है, इस तरह वर्णमाला से संबंधित हमने स्वर समझ लिया, अयोग वाक्य समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा प्रकार है वर्ण का, वो है व्यंजन। तो व्यंजन वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।